आप सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ समाज कार्य विभाग के प्रोफेसर राजाराम शास्त्री सभागार में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनॉग्रल फंक्शन आयोजित किया गया। प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सभागार में प्रोफेसर राजाराम शास्त्री और महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। सभागार में संबोधन करते हुए प्रोफेसर वंदना सिन्हा ने सभी लोगों का वाचिक स्वागत और अभिनंदन किया। आज के इस हीरक जयंती वर्ष के अनुस्थापन कार्यक्रम जो कि हमारे इस विभाग विश्वविद्यालय सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस अनुस्थापन कार्यक्रम के हमारे आज के मुख्य अतिथि हम सभी के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत अपने कुलपति महोदय, माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर त्यागी सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अपने व्यस्ततम समय में से सर ने समय निकाला और हमारे माननीय कुलपति जी के ही कर कमलों से आपको असर के सर्वेक्षण जो देशव्यापी सर्वेक्षण होता है, इस सर्वेक्षण का असर द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सर के ही कर कमलों से होगा। इसके लिए भी सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप यहाँ हैं आज। इसी क्रम में मैं अभी बहुत संक्षेप में ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो हमारा होता है, जो बैनर पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ, हिंदी में हम इसको अनुस्थापन कार्यक्रम बोलते हैं, इसके विषय में इसका क्या उद्देश्य है, क्यों किया जाता है, इसको नव प्रवेशी छात्र छात्राओं के बीच में मैं रखना चाहती हूँ। जब भी हम किसी नए संस्थान में, नए विषय में, नए कोर्स में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं कि पता नहीं संस्थान कैसा होगा, विभाग कैसा होगा, ये कोर्स कैसा होगा, करने के बाद क्या होगा। विशेष रूप से जब हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं तो इस तरह की शंकाएं ज़्यादा होती हैं। बहुत कुछ इन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए यहाँ पर 7 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम, 7 दिवसीय अनुस्थापन कार्यक्रम कराया जाता है और इसका इतिहास भी बहुत प्राचीन है। अधिकतर इंस्टीट्यूशन में हम देखते हैं अब नए ये सारे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, लेकिन समाज कार्य विभाग में 1960s 60 के दशक से ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रोफेसर नेली हार्डमैन जी जो कि अमेरिका में प्रोफेसर थी समाज कार्य की और यहाँ के संस्थापक प्रोफेसर पद्म विभूषण राजाराम शास्त्री जी के बुलावे पर यहाँ आई थी और उन्होंने इस कोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक रूपरेखा प्रदान करने और सजाने संवारने का काम किया था। उन्हीं की संकल्पना से ओरिएंटेशन वीक भी उसी समय से प्रारंभ हुआ था।
और ये 7 डेज ओरिएंटेशन वीक में हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय विभाग, यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं, एमिनिटीज जो होती हैं, उससे परिचित कराएं, हमारे आचार्यगण जो हैं उनसे परिचित कराएं, और जो भी नियम कानून होते हैं हमारे विश्वविद्यालय और विभाग के, साथ में उनके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, मतलब इस कोर्स को करने के बाद वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इससे हम अपने नवप्रवेशी विद्यार्थियों को परिचित कराते हैं। आज प्रथम दिवस है, आज उद्घाटन सत्र और परिचय सत्र होता है। साथ में आपको विभाग के बारे में और कोर्स के बारे में बताया जाता है। इसी 7 दिन के जो अनुस्थापन कार्यक्रम जो हमारा चलेगा 7 डेज का, ये सुबह 10 या 10:15 का समय है, उससे शुरू हो जाता है और ये शाम तक आपका चलता है। बीच में लंच ब्रेक होता है। कुछ क्लासेस इसमें ऑनलाइन भी, चूँकि हमारा जो कोविड काल रहा है उसके बाद से ऑनलाइन से हम सभी एक्विंटेड हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस भी इसमें रखी गई हैं। जो हमारे दूरस्थ विद्वान जो बैठे हैं, जो बनारस के नहीं हैं या आसपास के एरिया के नहीं हैं, जैसे टिस के हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के हैं, ऐसे जो रिनाउंड प्रोफेसर्स हैं वो आपको ऑनलाइन लेक्चर देंगे। नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, तो ये भी आपका इसमें एक बनाया गया है रूपरेखा। साथ में विश्वविद्यालय में चूँकि बहुत सारे छात्र होंगे जो कि जिनके लिए ये विश्वविद्यालय बहुत नया होगा या विश्वविद्यालय ही परिवेश ही नया होगा, कॉलेज से आए होंगे, तो विश्वविद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं छात्रों के लिए। छात्र कल्याण संकाय होता है, क्रीड़ा परिषद होता है, खेल कूद का यूजीसी सेल होता है, उससे भी बहुत सारी सुविधाएं छात्रों को मिलती हैं। विमेंस सेल अलग बना हुआ है, तो ऐसे बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं। प्लेसमेंट सेल है, इन सब से आपको वहाँ के विशेषज्ञ परिचित करवाएंगे। साथ ही हम उन स्थलों का भ्रमण भी करवाते हैं। हमारा नेचर ऑफ कोर्स क्या है, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उससे हम परिचित करवाते हैं। फील्ड वर्क जो है हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, पार्ट है कोर्स का। वो क्या होता है, उसके नियम कानून क्या होते हैं, कैसे आपको करना होगा, इससे आप परिचय पाएंगे। फील्ड वर्क एजेंसीज होती हैं जहां जाकर के आपको वर्क करना होता है, उसकी भी हम विजिट कराते हैं। कुछ सेलेक्टेड एनजीओ, कुछ सेलेक्टेड जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी। साथ ही जो हमारे एजेंसी के सुपरवाइजर जो बाहर के व्यक्ति होते हैं उनको बुलाकर यहाँ उनका व्याख्यान भी कराते हैं। तो इस तरह से 7 दिन में आप अच्छी तरह से अपने कोर्स से, विश्वविद्यालय से, अपने आचार्यों से, सभी से परिचित हो जाते हैं। तो जो भी प्रारंभिक शंकाएं लेकर के आते हैं विद्यार्थीगण, उनका समाधान हम करने का प्रयास करते हैं। इस बार का भी शेड्यूल है आपके उस पर वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है, मिल जाएगा आपको भी। उसमें भी आप देखेंगे कि क्या क्रम है, किस तरह से लेक्चर्स हैं, और जो भी यहाँ पर जिस भी तरह से जिस क्रम में चलेगा कार्यक्रम, उसमें सबकी सहभागिता अनिवार्य होती है। वो आप, और मुझे विश्वास है ये सभी हमारे विद्यार्थीगण इसको एंजॉय करेंगे, इसको बहुत ही प्रसन्नता से ग्रहण करेंगे, बहुत ही अच्छा उन्हें लगेगा। और इस तरह से आप के स्वागत सहित मैं आपको एक इस कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत करा करके और फिर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को धन्यवाद। डॉक्टर बंशीधर पांडे ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। इस विभाग को छोड़ के जाना होगा, अपनी पूरी करके पढ़ाई वो दिन होगा। दोनों ही दिन जो संस्थान के सबसे प्रमुख मुखिया होते हैं, वो एक आते समय संदेश और जाते समय दीक्षा। तो उस हिस्से से दीक्षांत समारोह जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही हमारे आने वाले 2 वर्ष कैसे हों उस दृष्टि से आज महत्वपूर्ण होता है। समाज कार्य के विद्यार्थियों के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल सिद्धांत ही नहीं, यहाँ व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा पूरी चीजें एप्लीकेशन यानी अप्लाइड है। इस फील्ड में क्या करेंगे और देश में और पूरी दुनिया में जो पिछले 2 वर्ष में घटित हुआ है वह कुछ अलग तरह का है। इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में क्या आपसे अपेक्षाएं हैं विश्वविद्यालय को, आपके संस्थान को, क्योंकि विश्वविद्यालय ने 100 वर्ष पूरा किया है और समाज कार्य विभाग 75 वर्ष पूरा कर रहा है और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आप अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण क्षण पे कुलपति जी के अलावा कोई और आपको वो संदेश दे नहीं सकता है, और वह चीजें करने के लिए शायद हम अपने आप को उतना सक्षम नहीं पाते थे। इसीलिए आज विभाग ने निर्णय लिया कि माननीय कुलपति जी का संदेश विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी श्रद्धा और विनय के साथ मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूँ
MSW के 9 प्रवेशी विद्यार्थियों को अपना संबोधन देने के लिए, साथ ही सर आपके संबोधन से निश्चित रूप से यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को भी दिशा मिलेगी 2 वर्ष इन्हें किस प्रकार गाइड करें। आदरणीय माननीय कुलपति जी। वहीं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद के त्यागी ने इस कार्यक्रम में संबोधन किया और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये महत्वपूर्ण केवल छात्रों की तरफ से ही नहीं, विभाग की तरफ से भी होता है। हम इसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं बच्चों की तरफ से, और इसी एक्टिविटी को हम इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं विभाग की तरफ से। बच्चों को ओरिएंट करना होता है, उनको एक दिशा देनी होती है, बच्चों को तैयार करना होता है, क्योंकि जो सब वो स्कूल में या अपने दूसरे महाविद्यालयों में करते रहे हैं और जो यहाँ पे करने वाले हैं, उनके बीच में एक गैप होता है। तो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम बेसिकली उस गैप को भरने की एक परंपरा है। और बिल्कुल सही कहा गया कि जो अनुप्रयुक्त प्रोग्राम होते हैं, अप्लाइड प्रोग्राम्स which are having societal relevance, which are having direct impact on the society, उनमें इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो पढ़ाई आप लोगों ने स्कूल में की, अपने महाविद्यालय में की, और जो यहाँ पे होने वाला है, उसमें कुछ रेडिकल डिफरेंसेस हैं। आप लोगों को इस नए प्रारूप में ढालने की जो प्रक्रिया है, वो बेसिकली ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू होती है। स्कूल्स में आमतौर से ये होता है कि आपकी हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। आपके अध्यापकगण मॉनिटर करते हैं, आपके पेरेंट्स मॉनिटर करते हैं। विश्वविद्यालय में आके आपको थोड़ी लिबर्टी मिलती है। ना तो आपको पेरेंट्स उतना मॉनिटर कर पाते हैं, और जो मॉनिटरिंग विश्वविद्यालय स्तर की होती है उसका थोड़ा सा स्तर भी ऊंचा होता है। आपकी छोटी छोटी एक्टिविटीज पे नजरें नहीं रखी जाती, और आप में एक इंडिपेंडेंट होने की जो भावना होती है उसको पैदा करने का प्रयास किया जाता है, ताकि आप खुद को एकदम उन्मुक्त तरीके से अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सको। इस सब में विश्वविद्यालय के जो भी हमारे प्राध्यापकगण हैं, उन सब का सहयोग हमेशा आपके साथ होता है। दूसरी तरफ विभाग की तरफ से यदि देखा जाए तो आप हमारे लिए नवागंतुक होते हैं, और अपने इस परिवेश में प्रविष्ट कराने हेतु हमें भी अपनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। देखिए, प्रकृति का हर जीव अपने आप में अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। उसकी अपनी अवधारणाएं होती हैं, अपना मेंटल मेकअप होता है, और हर एक के साथ उसी तरह हमारा ट्रीटमेंट भी यूनिक होता है। एक बात जो कै विद्यार्थी के लिए ठीक है, जरूरी नहीं कै के लिए भी उपयुक्त हो। इसलिए जो हमारे अध्यापक गण होते हैं वो आपका क्या मेंटल लेवल है, आपकी क्या सोच है, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उन सब के ऊपर पूरा विचार करके ये निर्धारित करते हैं कि आपको कैसे अपने इस सिस्टम में अंगीकार किया जाए, कैसे आपको यहाँ पे जगह दी जाए। वही इंडक्शन प्रोग्राम है। तो जैसे आप लोग मेहनत करोगे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में,
वैसे ही हमारा विभाग, हमारे अध्यापक गण भी प्रयास करेंगे कि आपको कैसे अपने अंदर लेके आए कि दोनों लाभान्वित हों, अध्यापक भी लाभान्वित हों और विद्यार्थी भी लाभान्वित हों। और जब दोनों लाभान्वित होंगे तो ऑब्वियसली विश्वविद्यालय भी लाभान्वित होगा। तो ये बेसिकली विन विन सिचुएशन होती है। इसमें तरह तरह की गतिविधियां की जाती हैं और इन गतिविधियों में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो आपको विश्वविद्यालय की पूरी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि कहाँ विश्वविद्यालय में कौन डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग कहाँ है, उसके इंचार्ज कौन कौन है और आपसे रिलेटेड जो जो एक्टिविटीज हैं वो किन किन विभागों में किस तरह की जाती हैं। ये सबसे पहली चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। पूरे विश्वविद्यालय का पता हो कि कौन विभाग कहाँ है, उसके इंचार्ज कौन है और आप उनसे कैसे रिलेटेड हैं, आपको किस काम के लिए किस विभाग में जाना होगा। कल को ये ना हो कि आपसे कोई पूछे मानविकी विभाग कहाँ है, उसका रूम नंबर 23 कौन सा है, तो आप ढूंढते थे। सबसे पहली चीज आपको ये सीखनी है कि विश्वविद्यालय में पूरा का पूरा क्या स्ट्रक्चर है, कैसे है, कौन विभाग है, कौन विभागाध्यक्ष हैं, ये सारी चीजें देखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपने देखनी है वो ये है कि अध्यापन के अलावा आपके बहुत सारे ऐसी दूसरी गतिविधियां होती हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, जिनमें को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेनली होती हैं। उस स्तर पे भी आपको ये ठीक से देखना होगा कि विश्वविद्यालय में कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो आपकी अभिरुचि के अनुरूप है, जिनमें आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं और अपना बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। उसमें हमारे बहुत सारे कल्चरल सोसाइटीज हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, एनएसएस है, एनसीसी है, कुछ हॉबीज क्लब भी हैं जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस कंपोनेंट में जाके, किस एक्टिविटी में जाके अपनी सहभागिता करेंगे और अपना भी लाभ करेंगे और विश्वविद्यालय का भी। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इन 7 दिनों में आपने करनी है वो है अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना। क्योंकि देखिए, जब हम किसी भी नए प्रोग्राम में जाते हैं, किसी नई जगह पे जाते हैं, तो वहाँ का परिवेश एकदम अलग होता है। आपसे लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या लोग आपसे उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं, वो सब भी अलग होती है। जैसा अभी आपको आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बताया कि हर एक प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप जब एक कोर्स पढ़ोगे तो कोर्स का आउटकम होता है। एक कोर्स पढ़ने के बाद आपके अंदर कौन सा स्किल आना चाहिए, क्या चीज़ आपको सीखनी चाहिए, वो पूर्व निर्धारित है। इसी तरह जब आप पूरा प्रोग्राम करोगे, फर्स्ट ईयर पूरा करोगे, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आ जानी चाहिए, क्या क्या आपने सीख लेना चाहिए, वो सब पूर्व निर्धारित है। सेकेंड ईयर के बाद आपने क्या सीख लेना चाहिए, वो भी पूर्व निर्धारित है। वो इस तरह का इवेल्युएशन आपका टाइम टू टाइम किया जाता है। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात यही है कि उन चीज़ों को आपने ठीक से आइडेंटिफाई करना है। जब आप कोर्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको कौन सी चीज़ सीख लेनी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द कोर्स आउटकम। और इसी तरह पहले साल के बाद कौन कौन सी ट्रेड्स आपके अंदर आ जाने चाहिए, कौन कौन सी स्किल आपने सीख लेनी चाहिए, वो भी पूर्व निर्धारित है। फिर चलिए, हम लोग तो अपने बेसिस पे असेसमेंट करेंगे ही, आप लोगों को सेल्फ असेसमेंट करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बात देखिए, आप लोग पूरी तरह समझ लीजिए, ये हर एक कोई भी शिक्षार्थी हो उसको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना हम टोटल नॉलेज गेन करते हैं कहीं भी, वो 10% हमें केवल अध्यापकों से आता है। 10%, 90% हम लोग खुद सीखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अध्यापक केवल आपको 10%, अध्यापक से केवल, मेरा मतलब यहाँ पे है कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन अध्यापक से और भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं।
जैसे आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपके अध्यापक कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनको बोलने का स्टाइल क्या है, उनकी वैकेबुलरी क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम कहीं ना कहीं सीखते हैं। आप खुद भी अपने आप को देखिए, आपको खुद पता लगेगा कि आपके बोलने का तरीका आपके किस अध्यापक से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, आप खुद जान पाओगे। और अभी भी जब आप यहाँ पे भी पढ़ोगे तो भी आपको अपना एक रोल मॉडल किसी न किसी अध्यापक में जरूर नजर आएगा और आप कोशिश करोगे कि मैं उसी तरह का बनूं। ये सारी चीज़ें भी देखिए हमें इस ओरिएंटेशन में निर्धारित करनी है, खुद से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना है। और रीऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ आमतौर से प्लान की जाती हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, जो आवर्स हमें पुट करने होते हैं पर डे वो ज़्यादा होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कोर्सेज। उधर हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप लोगों को जैसे फॉर एग्जांपल सुबह कितने बजे उठना है, कब आपने स्नान करना है, कब आपने योगा करना है, कब आपका ब्रेकफास्ट होगा, ये सारी चीज़ें ओरिएंटेशन प्रोग्राम का हिस्सा हैं। यहाँ पे तो चलिए मैं अभी प्रोग्राम देख रहा था, उतना मतलब एलोबरेटेड नहीं है, लेकिन जो हम लोग देखते रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, क्योंकि मेरा ज़्यादातर जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो प्रोफेशनल कोर्सेज का ही है, तो हम लोग तो सुबह 6 बजे बच्चों को उठा के उसके बाद पूरी सारी एक्टिविटीज़ मॉनिटर की जाती हैं कि कब योगा करना है, वो जाके फील्ड में जाना है, वहाँ करना है, ये सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। क्योंकि अब हमारा विश्वविद्यालय दूसरी तरह का है, यहाँ पे फुल्ली रेजिडेंशियल नहीं है, कुछ बच्चे बाहर के भी हैं, तो उनको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि यदि क्लास उनकी 8 या 9 बजे से है तो उससे पहले उन्होंने सारे काम करने हैं। ये नहीं कि उठे आए और बैग उठाया और विश्वविद्यालय आ गए, नो। जो आपकी रोज की गतिविधियाँ हैं, खेलने का आपका प्रोग्राम है, योगा का प्रोग्राम है, वो सारी चीज़ें आपने रोज करनी है, उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी है। ये तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो है कि हमें अपने आसपास का भ्रमण करना पड़ता है, आसपास की चीज़ों को देखना होता है। और वो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए हम हमेशा अपने आसपास से सीखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कोई ना कोई चीज़ हमें ऐसी अपील करती है जो हमारे व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। आसपास में हमें देखना है कि हमारे आसपास क्या है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे विद्यार्थी यहाँ पे बनारस के ही हों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दूसरे शहरों से आएंगे, उनको कई बार बनारस के बारे में पता नहीं होता है। जहाँ भी हम पढ़ रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं बनारस, हम जौनपुर पढ़ रहे हैं तो जौनपुर का हमें पता होना चाहिए, कानपुर में पढ़ रहे हैं तो कानपुर का पता हो, बेंगलोर में है तो वहाँ का पता हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें देखिए अपने इस स्टे के दौरान कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि इन चीज़ों की कमी महसूस होगी। हमें लगेगा कि हमें पहले पता होता तो बहुत अच्छा होता। इससे हमें सुविधा होती है सीखने में। यदि हमें पता लग जाए कि बीएचयू में एक बहुत अच्छा पुस्तकालय है और कल को हमारी कोई किताब संबंधी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कहेंगे ठीक है बीएचयू लेकर चलो। इसी तरह आपको महात्मा गांधी जी के ऊपर चाहिए, आपको पता है महात्मा गांधी अध्ययन केंद्र है राजघाट पे, वहाँ पे चले। इस तरह चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। तो एक एक्टिविटी ये होती है कि हम आपको लेके जाते हैं जगह जगह पे और जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। इसके साथ साथ जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का भौगोलिक परिचय भी बहुत ज़रूरी है, वहाँ का सामाजिक परिवेश भी बहुत ज़रूरी है आपको सीखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए फैसिलिटेटर का काम करती हैं, लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रेंथन करती हैं, दे ऑगमेंट द लर्निंग प्रोसेस। आपका जो सीखने का प्रोसेस है वो आसान हो जाता है, आप सिस्टम से जुड़ जाते हैं। और देखिए ये प्रकृति का नियम है, जब भी हम किसी चीज़ से जुड़ेंगे हम तेजी से सीखेंगे और आसानी से सीखेंगे। इसलिए ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है कि आप आसपास के समाज के लोगों से भी मिलें, और आपका तो वैसे ही समाज कार्य है, वैसे ही बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सारी चीज़ें हमें पता हों। और पांचवी और महत्वपूर्ण चीज़ जो संभवतः इन चारों चीज़ों से सबसे ऊपर है
वो है कि हमें मानवता परक होना होता है। जो एक अच्छे इंसान बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनके प्रति हमें जागरूक होना होता है। बहुत सारी चीजें हैं, सबको पता होता है, सत्य बोलना चाहिए, अच्छी आदत है, लेकिन क्या सत्य बोलना हमेशा अच्छी बात होती है? ये जानना भी बहुत जरूरी है। हमें पता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन क्या हमेशा झूठ बोलना बुरी बात होती है? देखिए, आफ्टर ऑल हमें समाज में रहना है, तो अपने आप को उसके लिए पारंगत बनाना होगा कि किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करना है, वो हमें समझना होगा। और उसके लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो हमें ह्यूमन बिहेवियर का पता हो कि हमारा समाज कैसे बिहेव करता है। दूसरी ये पता हो कि वो इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से कैसे बिहेव करता है, जब ग्रुप में होता है तो कैसे बिहेव करता है। और तीसरी बातें ये भी होती हैं कि जब वो अपने तरह के लोगों में होता है तो कैसे बिहेव करता है, और जब डिफरेंट तरह के लोगों में होता है तो कैसे बिहेव करता है। इन सब चीजों के लिए देखिए हमें अपने आप को सेंसिटाइज करना होता है। जो हमारा ब्रेन है उसमें सारी इंफॉर्मेशन हो तो हमारा बिहेवियर उसके हिसाब से, हालात के हिसाब से बदल जाता है। ये पांचों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम लोग जो कुछ केस स्टडीज लेके चलते हैं, जैसे हमारी अभी शुरुआत, आज सबसे पहले दिन आपने देखा होगा कि डॉक्टर पांडे जी ने राजाराम शास्त्री जी के उदाहरण के साथ की। एक्चुअली ऐसे महान लोगों से हम लोग सीखते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को इन महान लोगों से जोड़ लेते हैं। जब जोड़ते हैं तो वो जो वैल्यू सिस्टम है हमारे अंदर, जो मानवीय परक मूल्य हमारे अंदर आने चाहिए, वो स्वतः जनित होना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि आपके अच्छे प्रोफेशनल होने का फायदा तभी है जब आप एक अच्छे इंसान हैं। आप लोगों को सीधे ही पता होगा, ब्लेड बनाया गया, विज्ञान ने ब्लेड बनाया, इसलिए बनाया कि चीजें आसान हो जाए, सर्जरी हो जाए, लोग की मुक्ति मिल जाए, और भी बहुत सारे काम ब्लेड करता है। लेकिन यही ब्लेड यदि आप बंदर के हाथ में दे देंगे तो क्या करेगा? इधर उधर काटेगा, दूसरी चीजों का नुकसान करेगा। ब्लेड तो देखिए वही है। तो जो हम सीखते हैं, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, वो तो वही है। अब हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इंसानियत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि इन पांचों चीजों पे हमें बहुत तवज्जो देनी है। अपनी दिनचर्या नियमित करनी है, अपने आप को एक अच्छे नागरिक बनने की तरफ ओरिएंट करना है, अपने आप को इस तरह मेंटली प्रिपेयर करना है कि हम इस पूरे के पूरे सिस्टम में समाहित हो सकें, और अपने अध्यापकों, अपने शिक्षकों, सभी को इस तरह का बर्ताव करना है ताकि वो आपको अपने अंदर समाहित कर सकें। तभी ये ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रॉब्ली सफल होगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो देखिए होती है, सारी चीजें आजकल इंटरनेट पे भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ बैठ के जो हम सीखते हैं वो ना तो कभी आपको इंटरनेट पे मिलेगा, ना किसी पुस्तकालय में मिलेगा। ये भी शायद आपको पता होगा कि जो हम म्यूचुअल इंटरेक्शन से सीखते हैं जितना 1 घंटे में, यदि हम उतना लाइब्रेरी में या नेट पे बैठ के सीखेंगे तो उसके लिए 10 दिन लगते हैं। इतना अंतर है। इसलिए आपको ये चीज पूरा अहद करना है इस चीज का कि हम अपने टीचर्स का पूरा रिस्पेक्ट करते हुए जो भी हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना। सारे के सारे सिस्टम को अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करना है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे सिस्टम कमजोर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी नवागंतुक बच्चों का विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको उज्जवल भविष्य मिले। साथ में जिस उद्देश्य के साथ आप
विश्वविद्यालय में आए हैं आप पूरी तरह सफल हों। आपका यहाँ का जो भी ट्रेनिंग होगा वो समाज के लिए लाभदायक हो और आप अपने परिवार, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश का नाम ऊंचा करें। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी वर्ष, और ये इसलिए भी नवागंतुक विद्यार्थियों के सामने शायद हमारे विभाग के वरिष्ठ आचार्यों ने प्लान किया कि वो चीज़ें, क्योंकि ये मॉडल होता है और मोटिवेशन होता है कि आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के साथ साथ और भी कौन कौन सी को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, और केवल वो करते ही नहीं हैं, सोसाइटी के सामने वो जाती भी है, उसके रिकॉग्निशन भी मिलती है और साथ साथ उन्हें उस रिकॉग्निशन का प्रमाण पत्र भी प्राप्त होता है, जो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। आज जो हमारे 3rd सेमेस्टर के सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो पिछले वर्ष कार्य किया था, उनके पारितोषिक के तौर पे, उनके रिकॉग्निशन के तौर पे जो उन्हें सर्टिफिकेट मिला है, वो माननीय कुलपति जी के कर कमलों से अभी वितरित होगा। उससे पूर्व में उस कार्यक्रम के इंचार्ज रहे अपने कलीग डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी जी से अनुरोध करता हूं कि उस कार्यक्रम के संक्षेप में क्या उपलब्धियां रही हैं और साथ ही साथ उन सारे विद्यार्थियों को भी यहाँ पे माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करें प्रमाण पत्र लेने हेतु। डॉक्टर अनिल चौधरी। धन्यवाद डॉक्टर रंजीता जी। माननीय कुलपति जी, विश्वविद्यालय के कुलपति जी के निर्देश से यह कार्यक्रम शुरू किया गया था और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इसके पूर्व भी 2019 में यह कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न कराया था। प्रोफेसर संजय जी उस समय विभागाध्यक्ष थे। यह जो कार्यक्रम है इसमें MSW IRPM के विद्यार्थीगण सम्मिलित हुए थे। असर नाम के एक सर्वेक्षण, एनुअल स्टेटस एजुकेशन सर्वे 2021, जो कि फील्ड बेस्ड सर्वे है। टीचिंग लर्निंग स्टेटस जो 5 से 16 साल के विद्यार्थी होते हैं पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा में, उनके शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसमें माननीय कुलपति आप भी के होंगे कि यह जो सर्वेक्षण है यह पूरे भारत में बहुत माना जाना सर्वेक्षण है और 17 नवंबर 2021 को जब यह सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, यह अपने स्वरूप में आया, तब दूसरे दिन 18 तारीख को पूरे भारत के किसी भी समाचार पत्रों में आप इसको देख सकते हैं। लीडिंग न्यूज़ बनी थी असर के सर्वेक्षण, और उससे काशी विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ का समाज कार्य जुड़ा। इसके लिए हम माननीय कुलपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिछली बार चूंकि यह क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया था, 3 दिन का था, सारे विद्यार्थी पूरे बनारस में गए थे, सर्वेक्षण किए थे। इस बार यह कोविड के कारण ऑनलाइन किया गया, टेलीफोनिक सर्वेक्षण था, लेकिन विद्यार्थियों को उतनी ही मेहनत करनी पड़ी और विद्यार्थियों को उस संस्था के द्वारा, जो कि प्रथम के द्वारा संचालित की जाती है, उसके द्वारा एक इंसेंटिव्स भी दिया गया आर्थिक रूप से, जो बहुत मायने नहीं रखता लेकिन विद्यार्थी के स्तर पर बहुत मायने रखता है। इसके लिए भी माननीय कुलपति जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विद्यार्थियों को यह जो अवसर प्राप्त हुआ, साथ साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वंदना सिन्हा मैडम का, संकाय अध्यक्ष महोदय का, कि जो कि उन्होंने मुझे अवसर दिया इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण से जुड़ने का। मैं उन दोनों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और आज उनका प्रमाण पत्र हमारे हाथ में है। और प्रमाण पत्र वितरित होना किसी भी कार्यक्रम या किसी भी पुरस्कार का एक औपचारिक रूप होता है, और जब वह प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख द्वारा वितरित किया जाए तो उसकी अभिप्रेरणा में बहुत गुना वृद्धि हो जाती है उस व्यक्ति के लिए। और वह व्यक्ति जब विद्यार्थी हो तो माननीय कुलपति जी, निसंदेह आप विद्यार्थी और कुलपति जी के बीच में मैं नहीं आना चाहता हूं। विद्यार्थी अगर कुलपति जी से प्रमाण पत्र पाए तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती अपनी संस्था में। मैं देर न करते हुए अनुरोध करूंगा, नाम लूंगा बारी बारी से, जो उपस्थित होंगे शालीनता से आएंगे, अपना पुरस्कार लेते हुए चले जाएंगे।
प्रोफेसर संजय ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने पूर्व में ही कहा था कि समाज का व्यवसाय मोनालिसा की मुस्कान की तरह है और हर व्यक्ति उसको अपने अपने तरीके से देखता है। यद्यपि कि ये सही है, हालांकि इसमें और भी सारे नुआंसेस हैं, लेकिन ये सत्य है कि समाजकार व्यवसाय को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। बहुत सारे लोग इसको जो है धार्मिक भावना से ओतप्रोत होते हुए पाप और पुण्य की भावना से देखते हैं और उनको लगता है कि नहीं, कुछ अपने पाप काटने के लिए या कुछ पुण्य अर्जित करने के लिए मुझे पीड़ित लोगों की, वंचित लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो लोग उस भावना से भी सेवा करते हैं। जैसा कि माननीय कुलपति जी ने कहा, मानवीयता। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मानवीयता की भावना से ओतप्रोत होकर समस्याग्रस्त व्यक्तियों, समूहों एवं समुदायों के सेवा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है तीसरी विधि भी है जिस पर की चर्चाएं कम होती हैं, लेकिन समाज कार्य व्यवसाय एक व्यवसाय के रूप में जहां से प्रारंभ होता है, मेरी रिचमंड जी के लेखनी से, उनके कार्यों से, उन्होंने ही उस समय जो है रेडिकल सोशल वर्क की बात की थी, सोशल एक्शन की बात की थी। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि उनका कारण जो है सामाजिक संरचना में निहित होता है, सामाजिक संस्थाओं में निहित होता है, सामाजिक नीतियों में निहित होता है, हमारे अधिनियमों में निहित होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं, वंचित होते हैं। जैसे कि बस दहेज का एग्जाम्पल ले लीजिए। दहेज की समस्या जो है हमारी एक सामाजिक संस्था जो है वो विवाह नामक संस्था है, उससे जुड़ी हुई है। अर्थात उस संस्था में कहीं न कहीं आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो बहुत सारे लोग जो है संस्थाओं, सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक ढांचों और कुछ ऐसी पॉलिसी होती हैं जो कि बहुत उपयुक्त नहीं होती बहुत सारे लोगों के लिए, उनमें परिवर्तन के लिए भी कार्य करते हैं, जिनको हम लोग रेडिकलिस्ट बोलते हैं और समाज कार्य के मेथड के रूप में उसको हम जो है सोशल एक्शन के रूप में देखते हैं। तो समाज कार्य व्यवसाय को देखने का, समझने का, उसका अभ्यास करने का अपना अपना तरीका होता है और अपने तरीके से लोग अपनाते हैं। लेकिन इसमें जो मूल बात है वो है सेवा की भावना। अगर सेवा की भावना समाज का व्यवसाय से हटा दिया जाए तो ये समाज का व्यवसाय नहीं रह जाएगा, कुछ अन्य बन जाएगा। तो समाज का व्यवसाय में सेवा की भावना होनी चाहिए। मालूम नहीं कैसे लोगों ने समझ लिया है कि व्यवसाय का तात्पर्य होता है पैसे कमाना, ऐसा नहीं है। तो समाज का व्यवसाय को सेवा भावना से समझा जाना चाहिए। और हम लोग का ये अनुभव है इस संस्था में लगभग 20 साल हो रहे हैं कार्य करते हुए, कि जिन विद्यार्थियों ने सेवा भावना से प्रेरित होकर लोगों की सेवाएं की हैं, फील्ड वर्क किया है, वो विद्यार्थी आज ऊंचाइयों के सोपान पर पहुंचे हैं, उन्होंने मुकाम हासिल किया है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना मुकाम स्थापित किया है, राष्ट्रीय स्तर पर उनके नामों की चर्चा होती है, क्योंकि उनके मूल में सेवा भावना थी, जो कि उनको जो है लगातार कार्य करने के लिए प्रेरित करती रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, समाज कार्य व्यवसाय या सामाजिक कार्यकर्ता के व्यक्तित्व संबंधित है, वो है मानव मात्र के लिए करुणा की भावना। यदि हमारे व्यक्तित्व में मानव मात्र के लिए करुणा की भावना नहीं है तो हो सकता है कि हम जो है अपने व्यावसायिक जिंदगी में
सफल हो जाएं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी पहचान कभी नहीं बनेगी, क्योंकि आप मानवता की सेवा करने में अक्षम साबित होंगे, भले ही पैसा कितना कमा लें। माननीय कुलपति जी ने बहुत सारे बातें आपसे की और बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग को दुख होता है कि जिस दिन फील्ड वर्क की रिपोर्ट सबमिट होनी होती है, हमारे विद्यार्थी उस दिन बैठकर रिपोर्ट तैयार करते हैं लाइब्रेरी में, क्लासेस छोड़ देते हैं। ये बड़े दुख की बात है हमारे विभाग के विद्यार्थियों। तो हमारी दिनचर्या, आपकी दिनचर्या इतनी नियमित होनी चाहिए कि जिस दिन फील्ड वर्क करते हैं उसी दिन उसकी रिपोर्ट तैयार कर लें। अगर दिनचर्या आपकी जो है नियमित नहीं है तो निश्चय मानिए कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कहीं फेल होंगे। तो आपकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। मैं दो बातें सदैव करता हूँ, बहुत ब्रीफ में कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन के लिए कोई न कोई विजन होना चाहिए और मिशन होना चाहिए, और समाज कार्य के विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजन लेस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। जो विजन ही नहीं तो मिशन क्या होगा, जब मिशन नहीं तो एक्शन क्या होगा। तो विजन, मिशन और एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर समाज कार्य विद्यार्थी के लिए। दूसरा मैं कहता हूँ, ये पाठ्यक्रम बहुत कठिन है, महंगा भी है, क्योंकि इसमें तो समय आपका बहुत लगता है। हम लोग कहते हैं कि यदि हम हमारे थ्योरी जो है, हमारे ब्रेन है, हमारा फील्ड वर्क अभ्यास जो है इस प्रोफेशन का हार्ट है, हृदय है। तो इसमें न सिर्फ क्लासेस चलती हैं, और क्लासेस भी स्कूल जैसी चलती हैं। सुबह 10 से प्रारंभ होती है, शाम 5 बजे चलती है। कई बार विद्यार्थी आके फंस जाता है कि हम तो यूनिवर्सिटी में आए थे कि थोड़ा पढ़ेंगे, बहुत मस्ती ज्यादा करेंगे, लेकिन यहाँ पर शिक्षक जो है घेरे रहते हैं। सुबह 10 से बजे जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो निरंतर शाम तक चलती रहती हैं। और सर एक विशेषता और हमारे विभाग की है, हमारे विभाग में शिक्षक को विद्यार्थी नहीं खोजते, तो शिक्षक विद्यार्थियों को ढूंढ के पढ़ाते हैं। और एक शिक्षक क्लास ले रहा होता है तो 5 मिनट पहले दूसरा शिक्षक दरवाजे पर खड़ा रहता है, तो विद्यार्थियों को पानी पीने की फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन यही आपकी लर्निंग है, क्योंकि जीवन बहुत कठिन है, आगे का जीवन बहुत कठिन है। जिस तरह की बेरोजगारी की स्थिति है उसको देखते हुए जीवन बहुत कठिन है। तो यदि हम अभी जो 2 साल हमारे पेरेंट्स ने दिया, आपको जो है फीस आपके पेरेंट्स जमा की है, वो आपको दिया है, तो उसका भरपूर उपयोग कीजिए, सीखिए, अच्छे से सीखिए। मैं कहता हूँ, जब ओखली में सिर दिया तो मूसा से क्या डरना, क्यों? तो आप लोग जो है मेहनत कीजिए, समझिए। आज इस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में हमारे बीच में हमारे संस्था प्रमुख, हम सभी के एकेडमिक लीडर प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी, माननीय कुलपति जी हमारे बीच में आए और आप सभी को आशीर्वचन के रूप में आशीर्वाद दिया और बहुत सारी गुण बातें आपको समझाई। मैं माननीय कुलपति जी का समाज कार्य विभाग, समाज का संकाय और समाज कार्य विभाग के समस्त शिक्षकों के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ। माननीय कुलपति पंचायती विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वंदना सिन्हा जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है, लगातार मेहनत किया है, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सभागार में उपस्थित प्रोफेसर एम वर्मा सर, हम सभी के अग्रज हैं और अभी माननीय कुलपति जी ने आपको काशी विद्यापीठ के बहुत सारे दायित्वों को दिया है। मैं इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के नगद सेशन में मैं प्रोफेसर एम वर्मा सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में संचालक के रूप में डॉक्टर बंशीधर पांडे जी हैं, जो कि
संकायस्थ छात्र कल्याण भी हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके बीच में डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी जी हैं, डॉक्टर भारती कुरेल जी हैं, डॉक्टर केके सिंह जी हैं, डॉक्टर संदीप गिरी जी हैं, प्रोफेसर भावना वर्मा जी हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं। मैं आप सभी विभागीय शिक्षकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में चीफ डॉक्टर प्रोफेसर निरंजन सहाय जी भी थे, लेकिन कुछ आवश्यक कारणों से उनको जाना पड़ा। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। संस्कृत विभाग से मेरी छोटी बहन डॉक्टर नीता जी इस सभागार में मौजूद हैं। मैं आपका भी समाज का विभाग हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं अभिनंदन करता हूँ अपने 3rd सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का जो आए उस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही साथ एक निवेदन भी करता हूँ कि वे अपनी उनके अंदर में जो भी कमियां हैं उन कमियों को हम लोग को दे देंगे, टीचर्स को दे देंगे। जो उनमें अच्छाइयां हैं वो अवश्य से अपने जो है जूनियर को शेयर करें। तो ये मेरा निवेदन है कि और मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हमारे जो नव प्रवेशी विद्यार्थीगण हैं। मैं आप सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस पाठ्यक्रम को अपनाया, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश किया, इस पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग बन रहे हैं आप, और आज से ही आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो गई। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को बहुत ही गंभीरता से लीजिए, क्योंकि इसके मार्क्स भी हैं और शुरू से आज जितने उद्बोधन हुए हैं सभी की आपको रिपोर्ट बनानी है। आज से ही आपका क्लास स्टार्ट हो गया, आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो गई। तो आप सभी का धन्यवाद और स्वागत है। साथ ही साथ मैं मीडिया कर्मियों का, अपने समाजकार संकाय और विभाग के समस्त कर्मचारीगण जो कि इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में उन्होंने विभाग की मदद की, मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।